नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रूस और नेटो की जो टक्कर है उसमें इजराइल की एंट्री हो गई है। इजराइल यानी कि पश्चिम एशिया की एक बड़ी पावर जो अमेरिका का सहयोगी है, उसकी ईरान से दुश्मनी है, लेकिन इस वक्त उसकी टक्कर जो है वो रूस से होती हुई दिखाई दे रही है। और उसका एक बड़ी वजह है कि इजराइल ने अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो जर्मनी को दिया है। अब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों इतना खतरनाक है, रशिया उससे लेकर क्यों इतना फिक्रमंद है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो यूक्रेन का वॉर जोन है, जो रशिया और नेटो की टक्कर है, उसमें इजराइल की एंट्री एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसे ले जा सकती है। जर्मनी को इजराइल से एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने 2 साल पहले खरीदा था इजराइल से, लेकिन अब इसकी डिलीवरी हुई है और ये एक बड़ी वजह है कि अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूरोप में तैनात होने के बाद जो रूस की मिसाइल हैं वो बहुत हद तक एक तरह से उन पर ब्रेक लग जाएगा, या फिर रूस के पास एक फ्री हैंड नहीं होगा कि आगे किसी भी वक्त अगर ये जंग बढ़ती है तो वो नेटो पर उस अपनी जो मिसाइल जो उसकी पावर है उसका इस्तेमाल कर सके या फिर कामयाबी से उनको नुकसान पहुंचा सके। दिसंबर महीने में ही कई ऐसी बड़ी मीटिंग हुई हैं जो 2026 यानी कि आने वाला जो साल है उसको लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हैं। ये मीटिंग ब्रसेल्स में हुई है, ये मीटिंग लंदन में हुई है और एक ऐसी मीटिंग जो है वो 29 दिसंबर को यानी कि नए साल से पहले वो व्हाइट हाउस में होने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। अब नेतन्याहू जो है पिछले 1 साल के अंदर करीब 5 बार वो जो है उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है और जब भी उनकी मीटिंग होती है तो समझ लीजिए कि कुछ बुरा होता है दुनिया में, चाहे वो गाजा पे बमबारी हो या फिर ईरान के खिलाफ हमला, जैसे कि जून 2025 में हुआ था, जब 12 दिन की जंग में ईरान ने एक तरह से इजराइल को टक्कर देकर बताया था कि इजराइल जो है वो उस इलाके में अगर एक बड़ी पावर है तो उसकी एक बड़ी वजह जो है अमेरिका है और ईरान जो है उससे डायरेक्ट टक्कर, सीधी टक्कर ले सकता है। आज हम उस टक्कर की बात करेंगे, उस युद्ध की बात करेंगे और उस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे जो अब जर्मनी के पास आ गया है। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है अब नेटो को रूस की मिसाइलों से बचाएगा। तो आखिर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, इस बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताता हूं। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है और क्यों यूरोप में पुतिन को ये हराने के लिए एक तरह से तैनात कर दिया गया है, जर्मनी को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल गया है, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल जो है उसको लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है और क्यों ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस की मिसाइल पावर के ऊपर एक तरह से कैप लगा देगा, उसे रोक लेगा, या उसके लिए जो 100% गारंटी वाला जो हिट रेट है, स्ट्राइक रेट है, वो पुतिन उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, या फिर रशियन की जो मिसाइल फोर्सेस जो हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। अब 2023 में जब ये सौदा हुआ था तो करीब 4 बिलियन डॉलर का ये सौदा था और इसके तहत ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो जर्मनी को दिया गया है। बर्लिन से 100 किलोमीटर दूर जो है एरो डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात किया गया है और यहाँ से ये पूरे करीब जो यूरोप के बड़े इलाके को ये कवर करेगा और इस तरफ जो भी मिसाइल थ्रेट जो होगी, बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट जो होगी, उसको रोकने में ये जो एरो डिफेंस सिस्टम जो है, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और यही वजह है कि जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वहां पे स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की, तभी से जर्मनी ने कोशिश शुरू कर दी थी तो किसी ना किसी तरह वो एरो डिफेंस सिस्टम ले और यहां पर तैनात किया जाए पूरे नेटो को बचाने के लिए या फिर जर्मनी को बचाने के लिए। अब अभी जो हम देख रहे हैं कि जर्मनी के पास कौन कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है।
शुरुआत में देखिए एरो 3 डिफेंस सिस्टम जो है, जिसकी रेंज जो है वो 2400 किलोमीटर है, और इतने दूर पे ये जो मिसाइल्स हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को एक तरह से ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा है पैट्रियट सिस्टम जो अमेरिका से सप्लाई किया गया है। ये जो है 150 किलोमीटर इसकी रेंज है, और आमतौर से इसका जो इस्तेमाल है वो फाइटर जेट्स के लिए होता है, क्रूज मिसाइल के लिए होता है, और इससे जो है वो मिसाइल भी गिराई जाती हैं, लेकिन मध्यम दूरी की मिसाइल। और जबकि रूस से जो खतरा है वो लॉन्ग रेंज जो हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं आईसीबीएम जो है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका है। अब एक तीसरा है IRIS-T जो जर्मनी का खुद अपना बनाया हुआ सिस्टम है, और एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ विमानों या फिर क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन को मार सकता है। और इसकी भी हद है, ये सिर्फ इसकी रेंज जो है वो बहुत कम है, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। और इसीलिए पैट्रियट और IRIS-T जो है, इसके बाद जर्मनी ने एरो 3 डिफेंस सिस्टम जो है उसे लेने के बारे में सोचा। और यही वजह है कि आज जो है पूरे नेटो में एक तरह से जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम जो है वो एक ऐसी वजह बन गया है जिससे रूस और इजराइल की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरह से इजराइल ने सीधे सीधे पुतिन जो है या फिर रूस जो है उनकी एक तरह से मिलिट्री पावर को चैलेंज किया है। और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल ने अपने को महफूज रखने के लिए बनाया था ईरान से, वो अब जर्मनी में तैनात हो गया है। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो पुतिन की पूरी जो मिसाइल फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर पहुंच चुका है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है वो काम करता है। पुतिन की तरफ से इसको ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 2024 के अंदर रूस ने इस मिसाइल को दागकर यूक्रेन पर यह बता दिया था कि उसके पास ऐसे कन्वेंशनल हथियार है जो न्यूक्लियर वेपन जैसी तबाही ला सकते हैं। और ओरेशनिक जिसकी रेंज जो है 4 से 5,000 किलोमीटर है, वो इस मिसाइल से यूरोप के कई शहरों को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्लिन हो, चाहे फिर वो पेरिस हो। इस दूरी पर 4 से 5,000 किलोमीटर पे ओरेशनिक मिसाइल वार कर सकती है। अब एरो 3 डिफेंस सिस्टम जो है वो 2,400 किलोमीटर की रेंज में एक्टिव रहेगा, और 50 से 100 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई पे जो भी मिसाइल होगी उसकी ट्रेजेक्टरी को वो ट्रैक करेगा, और यहां पर इस ऊंचाई पे जाकर वो रूस की मिसाइल को मार सकता है। यही वजह है कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम को रूस वर्सेस नेटो में एक बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने जान लिया। अब ये बात है कि मुद्दा ये है कि क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस और इजराइल के बीच एक बड़ी टक्कर की शुरुआत कही जा सकती है। इजराइल ने देखा जाए तो अपना एक तरह से कैंप उसने चुन लिया है, वो नेटो के साथ यानी कि अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, और यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो नेटो की एक बड़ी पावर है यूरोप में। और ये अब एक तरह से इनकी जो सुरक्षा है वो एक तरह से एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक तरह से जिम्मेदारी बन गई है। और इसकी वजह है इजराइल और जर्मनी की डील जो 2023 में हुई थी, लेकिन अब जर्मनी को यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है। ईरान इसमें इसलिए बड़ी भूमिका निभा रहा है इस पूरे टक्कर में, क्योंकि ईरान इस वक्त रूस के कैंप में है। जैसे हमने देखा कि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अगर वो जर्मनी को दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि इजराइल जो है वो नेटो कैंप में है और अमेरिका के साथ है और यूरोप की पावर्स के साथ है। और ईरान जिसने पिछले 3 साल से, करीब 3 साल से अपने शाही ड्रोन जो हैं वो रूस को सप्लाई किए हैं, ये ऐसे ड्रोन है जिसकी वजह से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है, रोज हो रहा है। और ये ड्रोन ही वजह है जिसकी वजह से अब ज़ेलेंस्की और उनके देश के लिए सर्दी काटना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन्हीं ड्रोन की वजह से जो यूक्रेन है उनमें आए दिन जो है वहां पर बिजली प्लांट जो हैं या फिर दूसरे ठिकाने जो हैं ऊर्जा के, उन पर हमले किए जा रहे हैं। इस
शाही ड्रोन की वजह से एक तरह से यूक्रेन का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका पूरा एक मोर्चा है, वो कमज़ोर हुआ है। हम चाहे वो दक्षिण में खेरसौन को देखें या फिर उत्तर में खार्किव के इलाकों को देखें, ये पूरा मोर्चा जो है वो ईरान के शाही ड्रोन की वजह से इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और कई मोर्चे ऐसे हैं जैसे पोक्रोस्क है या फिर कुपियांस्क है, वहाँ पर इस वक्त रूस की जो फोर्स है वो हावी है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप के देशों की चक्कर लगा रहे हैं, वो अमेरिका जा चुके हैं, और लेकिन ट्रंप से उनको बहुत बड़ी मायूसी मिली है। अब ट्रंप जो है उन्होंने साफ कह दिया है यूक्रेन से कि हम आपका साथ आगे नहीं देंगे अगर आपने ट्रंप के पीस प्लान को नहीं माना, इस पे आगे नहीं बढ़े। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यह है कि इस पीस प्लान में सबसे बड़ी शर्त जो ट्रंप ने रखी है वो है डॉनबास का इलाका रूस को दे देना। यानी कि अपना इलाका अगर ज़ेलेंस्की रूस को दे देंगे तो बचेगा क्या? करीब ये 20 से 25% का इलाका है पूर्वी यूक्रेन का, जो इस वक्त रूस के कब्जे में है। 2022 से वहां पे जंग चल रही है और 4 साल पूरे होने वाले हैं। 4 साल के अंदर यूक्रेन ने कुछ हासिल नहीं किया है बल्कि खोया है। ये युद्ध लगातार चल रहा है और यहां पर रूस की जो फोर्स है वो कई मोर्चों पर हावी है। चाहे हम निप्रो की बात करें, पोक्रोस की बात करें, सुमे पर हमले हो रहे हैं, और पूर्वी यूक्रेन यानी कि ओदेसा और ये जो इलाके हैं, लवीव जो है, यहां पर लगातार रूस के एयर अटैक हो रहे हैं, जिसमें शाही ड्रोन भी है जो ईरान से मिला है, साथ में उसकी जो क्रूज मिसाइल है वो लगातार यहां पर वार कर रही हैं। अब इस मिसाइल अटैक की वजह से ज़ेलेंस्की की मजबूरी है कि वो यूरोप से हथियार लें। उनको फ्रांस ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने ऐसे हथियार लगातार सप्लाई किए हैं, और अब उम्मीद है कि फ्रांस से उनको रफाल जेट भी मिलेगा। ये एक डील हुई है लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। फौरी तौर पे अगर यूक्रेन के पास बचने के लिए कोई रास्ता है तो वो है एयर डिफेंस सिस्टम, जो उसको अभी पैट्रियट जो अमेरिका से मिले हैं, या फिर IRST जो उसको यूरोप से मिला है, जर्मनी से मिला है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसे रूस के बड़े हवाई हमलों से बचा रहे हैं। और कीव जो राजधानी है, अगर हम कहें कि अभी तक कीव में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो उसकी वजह है कि जो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है उनका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो इस इलाके को बचाने में लगा हुआ है। कीव कैपिटल जो है वो अब भी रूस को उसे भेदना जो है हवाई हमलों में इतना आसान नहीं रहा है। अगर हम देखें कि 3 से 4 हमले अगर खार्किव, सुमे या फिर निप्रो या फिर ओदेसा में होते हैं तो इन ऐसे हमलों का जो स्ट्राइक रेट जो है वो कीव में कम हो जाता है, क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये यहां पर तैनात हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि हम अपना हाथ आपके ऊपर से खींच सकते हैं, यानी कि अमेरिका की तरफ से अब मुमकिन है कि आगे इस तरह की मदद नहीं दी जाए ज़ेलेंस्की को, और फिर ना सिर्फ उनको एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे बल्कि लॉन्ग रेंज अटैक के लिए जो वादा बाइडेन के ज़माने में किया गया था यूक्रेन से, वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो हाइमार्स जैसे रॉकेट हैं जो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की रेंज पे जो अटैक करते हैं, वो रॉकेट भी अब यूक्रेन को नहीं मिलेंगे। अब ट्रंप ने की इस शर्त की एक बड़ी वजह है कि लगातार जो है यूक्रेन को लेकर जो मुद्दा है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें ट्रंप और पुतिन के बीच में एक अलग मीटिंग हो रही है, और यूक्रेन और जो यूरोप के देश हैं उनके बीच में अलग मीटिंग हो रही है। और इन दोनों मीटिंग को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मीटिंग जो है, यानी कि ट्रंप और रूस के बीच की जो मीटिंग है वो लगता है कि पुतिन के हित साध रही है, जबकि जो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लीडर्स के बीच में जो मीटिंग हो रही है, लगता है कि वो कोशिश कर रही है कि यूक्रेन किसी तरह इस युद्ध को लंबे से लंबे वक्त तक इस युद्ध को खींच पाए। यानी कि एक तरफ जो है ट्रंप जो है वो पुतिन के हित देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मैक्रो है, स्टामर है, या फिर फ्रेडरिक मर्ज हैं जो कि जर्मन चांसलर हैं, वो किसी तरह भी ज़ेलेंस्की को बचाने में लगे हुए हैं। अब ज़ेलेंस्की के साथ पास सिर्फ जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर इस तरह के हथियार हैं उसकी कमी नहीं पड़ रही, बल्कि उनके पास फौजियों की कमी हो रही है। हमने देखा है जो तस्वीरें आती हैं पश्चिमी यूक्रेन से, यानी कि डॉनबास के इलाके से, उसमें जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे बुजुर्ग लोगों की आबादी ज़्यादा है, मतलब कि 50 साल या उससे ऊपर के लोग जो हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। जवान लोग जो हैं वो या तो मूव कर चुके हैं पश्चिमी यूक्रेन की तरफ, या फिर वो
यूरोप जा चुके हैं। तो बड़ी आबादी जो है यूक्रेन की वो एक तरह से पलायन कर चुकी है और ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि वो जो है अपनी जो फोर्स लेवल है उसको कायम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रूस को जो है रूस ने कई मोर्चों पर इस वक्त दबाव बनाया हुआ है। जैसे आपको बताया कि पोक्रोस पूरी तरह तबाह हो चुका है। पोक्रोस वो इलाका है जो एक तरह से गेटवे ऑफ यूक्रेन कहा जाता है, गेटवे ऑफ कीव कहा जाता है, और इस जगह पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने खुद बोला है कि इस इलाके पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो चुका है, और जो ज़ेलेंस्की की तरफ से बात की जा रही है कि नहीं हम इस इलाके में अब भी टक्कर दे रहे हैं, तो ये सिर्फ यूक्रेन की फौज का एक तरह से मनोबल जो है वो ना टूटे इसलिए किया जा रहा है। हमने देखा था कि 2 साल पहले 2023 के अंत में आसपास बखमूत का मोर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था, और बखमूत में रूस ने बहुत लंबे वक्त बाद जीत हासिल की थी, और वो एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन गया था जैसे कि हम आज हमने पोक्रोस देखा है। लेकिन पोक्रोस की इतनी जल्दी गिर जाएगा इसकी उम्मीद ज़ेलेंस्की को नहीं थी। पिछले 1 साल में कई मोर्चों से लगातार दबाव पड़ा हुआ है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के जो खार्किव और सुमे के इलाके हैं, जो उसके पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यूक्रेन है, वहां पर रूस ने लगातार दबाव बनाया हुआ है, और वहां पे ज़्यादातर जो हवाई हमले हुए हैं उनकी वजह से जो ऊर्जा के ठिकाने हैं, बिजली प्लांट हैं, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो बिजली सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, या फिर दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। और यही चीज़ लगातार हम ओडेसा में देख रहे हैं, लवीव में देख रहे हैं, और कीव में भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। जब पुतिन ने रूस की फोर्स ने वहाँ के जो कैबिनेट की बिल्डिंग है उस पर हमला किया था, ये सीधा सीधा एक तरह से मैसेज था कि आज नहीं तो ज़ेलेंस्की पे कल हमला हो सकता है। और यही डर अब जब ट्रंप ने कह दिया है कि हम यूक्रेन के साथ हम साथ दें या ना दें इसका फैसला हम करेंगे, और हम इसमें ज़्यादा इच्छुक नहीं नजर आते। यही वजह है कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, और उनको लग रहा है कि अब इस तरह की जंग को बहुत लंबे वक्त तक खींचना मुश्किल हो जाएगा अगर अमेरिका या फिर यूरोप से मदद नहीं मिलती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है ये पूरे यूक्रेन वॉर जोन जो है और साथ में ईरान का वॉर जोन जो है वो लगातार जो है वो पुतिन के इशारे पे एक तरह से हम कहें कि काफ़ी आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन में हमने देखा कि रूस की फौज काफ़ी मजबूत हालत में है, और ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के कमांडर्स जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ा दी गई है, वो और बेहतर तकनीक से लैस कर दी गई है, उनकी रेंज काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है, और ये इजराइल को अगली बार मौका नहीं देगी कि वो किसी तरह भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन मिसाइलों को रोक सके। हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि चीन और रूस से लगातार ईरान को मटेरियल सपोर्ट मिलती रही है, और कहा जाता है कि ये वो मटेरियल है जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अब रूस के साथ अब एक नया मोर्चा जो है वो ईरान है, वो एक तरह से काफ़ी एक्टिव है, और जब 29 दिसंबर को जो मीटिंग होगी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, तो उसमें ना सिर्फ गाजा को लेकर बात होगी, ना सिर्फ लेबनान को लेकर बात होगी, जहां पर हिजबुल्लाह ने एक तरह से कह दिया है कि अब इजराइल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और जो सीज फायर है उसकी वो पूरी तरह टूट चुका है। साथ में ईरान के साथ जो मोर्चा है वो एक्टिव होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के जो कमांडर्स हैं वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर जो पश्चिम एशिया का बाकी इलाका है, वहाँ पर अमेरिका या फिर इजराइल के बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। इजराइल ने हाल में जो सीरिया है वहाँ पर काफ़ी दबाव बनाया है, दक्षिण सीरिया में, और एक मोर्चा वहाँ भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो ना सिर्फ गाज़ा है बल्कि लेबनान है, सीरिया है, ईरान है और यमन भी है। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ईरान के कमांडर्स ने एक युद्धाभ्यास किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उसका दावा है कि उसने कई ऐसी एंटी शिप मिसाइल्स टेस्ट की हैं जो लॉन्ग रेंज तक दुश्मन की नौसेना को दूर रखेगी। यानी कि अब दुश्मन की नौसेना वहां पर कौन है? दुश्मन की नौसेना वहां पर है अमेरिका। अमेरिका के वहां पर बड़े बड़े जंगी बेड़े आते हैं और वो खाड़ी देशों में तैनात होते हैं। अब इन ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ईरान की जो एंटी शिप मिसाइल हैं
वो एक तरह से तैयार कर दी गई हैं। ईरान ने बताया है उसकी कादिर जो मिसाइल है, जो कादिर 380, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। उसकी गदीर मिसाइल जो है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और ईरान ने अपने जो युद्धाभ्यास में इनकी एक्यूरेसी दिखाई है कि कैसे ये चलते हुए प्लेटफॉर्म यानी कि एक कैरियर पे या फिर शिप पर ये आराम से हमला कर सकती हैं। तो ईरान, यूक्रेन और साथ में गाजा या कहें हम लेबनान, ये चारों पांचों ऐसे वॉर जोन हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव देने वाले हैं 2026 में भी। और 29 दिसंबर को जो ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होगी उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी कि आखिर नेतन्याहू और ट्रंप को लेकर की आपस में बातचीत क्या होती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है। वैसे चर्चा यह भी है कि नेतन्याहू जो है वो अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार केस को लेकर एक तरह से ट्रंप से मदद मांगने भी गए हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार केस में उन्हें वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो माफी दें और इसके लिए वो ट्रंप की पैरवी चाहते हैं। मतलब कि ट्रंप जो हैं इजराइल के राष्ट्रपति से कहें कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, जो भ्रष्टाचार के केस लगे हैं इन पर, इसके लिए जो नेतन्याहू जो हैं इनको जो है एक तरह से माफी दे दी जाए ताकि वो अपने जो और बाकी जो इजराइल के हित हैं या इजराइल के जो नए ऑपरेशन हैं उनको अंजाम दे सकें। क्योंकि यही बात नेतन्याहू ने कही है कि अगर उनको ये माफ़ी मिल जाती है तो वो इजराइल के हित में आगे और लगातार काम करते रहेंगे। और उनके अपने हित बता चुके हैं वो, उनके हित में ना सिर्फ लेबनान है बल्कि सीरिया भी है। और दक्षिण सीरिया इस वक्त काफ़ी बड़े एक तरह से कहें कि कोहराम को एक तरह से विटनेस कर रहा है। क्योंकि जो वहाँ पर जुलानी की जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से जो कुनेत्रा है उसके आसपास के रीजन में अब उसने अपनी जो फौज जो है वहाँ पर इकट्ठा शुरू कर दी है। और ये वो इलाका है जिसे इजराइल जो है वो बफर जोन बनाना चाहता है। तो 2026 जो है वो साल जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जंग जारी है, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर गाजा हो या फिर ईरान हो। और 2026 में भी जिस तरह के जंगजू जो हम देख रहे हैं दुनिया में, इससे साबित हो रहा है कि 2026 में भी ये किसी तरह से निराश नहीं करेंगे और दुनिया जो है वो इसी तरह से बम, मिसाइल और धमाकों से गूंजती रहेगी। आगे हम जल्दी एक और नया वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया और खासकर यूक्रेन के वॉर जोन में क्या चल रहा है, यहां अपडेट क्या है और 2026 में क्या होने जा रहा है। अभी दीजिए इजाजत।